नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ठाकुर तो गियो एक फिल्म का डायलॉग था, करण अर्जुन। बड़ा फेमस हुआ था डायलॉग क्योंकि उसमें जो ठाकुर था बहुत शक्तिशाली और क्रूर था और उसका एक चमचा था चेला। उसको लगने लगा था कि अब ठाकुर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि करण अर्जुन आ गए हैं, उनका पुनर्जन्म हो गया। आज के एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और उन नतीजों से जो भनक मिल रही है, उससे लगता है कि 2024 में मोदी का जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे, वो साफ बता रहा है कि मोदी का अब कहीं भी इस चुनाव में कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। और इन्होंने जितने फैसले लिए थे, उन फैसलों से भी बीजेपी की दुर्गति हुई है और इनके अपने लिए मुसीबतें खड़ी हुई हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। अभी जब चुनाव की बातें हो रही थी, बहुत सारे लोग फील्ड में जा रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और मैंने लंबे समय तक चुनाव पे आपको कोई वीडियो नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि जो कुछ एनालिसिस हो सकता था मैं आपको दे चुका था और वोटिंग की तारीखें नज़दीक आ रही थी और मैं अपने किसी भी विश्लेषण से कुछ भी कहता, उसका फ़ायदा किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को होता। और मेरा मकसद किसी को फ़ायदा पहुंचाना तो नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि मतलब जो हमको लगता है एनालिसिस, उसको हम समझें, आपको समझाएं। जो कम से कम चुनाव के टाइम पे किसी पार्टी के हित या अहित के बारे में सोचना किसी पत्रकार के लिए ठीक नहीं है। खैर, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें बता रही हैं कि मोदी के लिए चीजें हो गई हैं मुश्किल। अब कैसे मुश्किल हो गई हैं, इसको हम समझते हैं। जो नतीजे आए हैं, अगर मैं उसमें बहुत डिटेल में जाता हूं तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में, यहां तक कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। मिजोरम में बीजेपी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, अभी तक तो सरकार में पार्टनर थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही है, मध्य प्रदेश बीजेपी हार रही है। एक राजस्थान है, उसमें भी जो अब तक के पिछले 2-4 पोल से जो सबसे ज्यादा सटीक नतीजे आ रहे थे, वो इंडिया टुडे माई एक्सिस के आ रहे थे और वो कह रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब मसला यह है कि मैंने कह दिया मोदी तो गए हो, तो क्यों कहा भैया? तो जो कहा है उसको अगर आप स्टेट वाइज देखें, जैसे मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग कह रहे थे कि इस बार सबसे ज्यादा काम करेगी लाडली बहन योजना बीजेपी के लिए। शिवराज सिंह चौहान गांव गांव गली गली जा रहे थे, औरतों को गारंटी दे रहे थे, रक्षाबंधन पे पैसे दिए। और वो एक ऐसा सेगमेंट था, महिलाएं जो ज्यादा राजनीतिक बहस वहस में नहीं पड़ती हैं, उनको लगा भैया हमको तो पैसे मिलेंगे 1000 रुपये महीने, तो हम तो वोट देंगे शिवराज सिंह चौहान को। मोटी रकम थी। लेकिन इस योजना का लाभ मोदी शाह की वजह से नहीं मिल पाया। मोदी शाह की वजह से इसलिए नहीं मिल पाया कि मोदी और शाह को यह लगता था कि मध्य प्रदेश में 18 साल चूंकि बीजेपी की सरकार चल गई है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है कि जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके लिए नाराजगी होगी। और जब नाराजगी होगी तो फिर अगर शिवराज सिंह को ही दोबारा हम कहेंगे कि इसी को वोट दे दो, तो लोग फिर वोट नहीं देंगे और हम हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। यहां पे मोदी से और शाह से बड़ी चूक हो गई। देखिए, गुजरात जैसा छोटा राज्य है, छोटा है, मध्य प्रदेश के मुकाबले बहुत छोटा है, और 2002 के बाद से गुजरात जो है वो एक ही आदमी, या हरियाणा हो या दूसरे राज्यों, एक लीडर के आसपास घूमते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं है जो शिवराज सिंह के नाम पे हर जगह वोट मिल जाए। वहां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता है, वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को एक केंद्रीय योजना शिवराज सिंह लेकर आए, वो थी लाडली बहन। लाडली बहन योजना आने के बाद में वोट इसलिए नहीं मिले क्योंकि लोगों को लगा, खासतौर पे उस लाडली बहनाओं को लगा कि भैया जो आदमी हमको 1500 रुपए 3000 रुपए देने की बात कर रहा था, जिसने भी 1000 रुपए दिए, या तो इस आदमी का भरोसा नहीं है कल के दिन इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे।
और बीजेपी को लगा कि हम एंटी इनकम्बेंसी को कम्बैट करने के लिए पहले तो आमतौर पर गुजरात में तो टिकट ही काट देते थे सबका, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही बदल देते थे ताकि वो चेहरा जिससे नाराजगी है वही हटा दो। लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं चल सकता ना, वहां अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता, और आखिर में इन्होंने क्या किया, इसको कम्बैट करने के लिए जो काम किया वो उल्टा पड़ गया। इन्होंने चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर को खुद ही चुनाव लड़ने भेज दिया, उधर प्रहलाद सिंह पटेल को भेज दिया, उधर फग्गन कुलस्ते को भेज दिया। इन सब लोगों को अलग अलग जगहों पर इन्होंने लड़ने भेज दिया। तो उससे क्या हुआ कि एक इंप्रेशन गया कि चंबल के आदमी के दिमाग में यह आया कि भैया नरेंद्र सिंह तोमर यानी मुन्ना भैया को ही बनाएंगे अब तो मुख्यमंत्री। फिर वो स्टिंग ऑपरेशन आ गया उनके बेटे का। उसी तरह से हर जगह प्रहलाद पटेल के इलाके में, मालवा में आपका कैलाश विजयवर्गीय, तो सबको लगने लगा कि भैया ये महिलाओं को खास तौर पे कि ये शिवराज सिंह मामा तो आएगा ही नहीं, तो इसकी लाडली बहना योजना ही फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए काफी हद तक लोगों को ये जो एक दौड़ होती है, जो होड़ होती है, भैया अब तो इनको वोट देना है, हमको 1000 रुपये महीने देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे, जैसा वादा किया था वो इन्होंने एक अपने हाथ से पूरा का पूरा खो दिया। दूसरा, अलग अलग जगहों पर नेता होने के कारण ये समझ रहे थे कि हर आदमी समझेगा मेरा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है तो वोट दे दूं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इंदौर वाला सोच रहे कि यार अगर इन्होंने मुन्ना तोमर को बना दिया तो हमारा कैलाश वर्गीय तो अटक जाए, कैलाश विजयवर्गीय के बहुत ज्यादा चांसेस भी नहीं है। उधर प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भी हो रहा है, फग्गन कुलस्ते के साथ भी हो रहा है। हर आदमी को लग रहा है यार कि दूसरे को बना दिया तो हम क्या करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जो बीजेपी के अंदर था वो नहीं आ रहा था, किसको देख के वोट दे दें। या तो बीजेपी एक संगठित पार्टी के तौर पर लड़ती, उसकी जगह इन्होंने अपनी ही पार्टी के 10 चेहरे खड़े कर दिए और खुद ही पार्टी में दो फाड़ कर दिया। हो सकता है इसकी वजह ये रही हो कि शिवराज सिंह चौहान को वो एक शक्ति के तौर पर दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाते तो मोदी को केंद्र में चुनौती देते। लेकिन उसकी वजह से ये एग्जिट पोल कहता है कि मध्य प्रदेश हार रहे हैं। राजस्थान में भी ज्यादातर पोल बीजेपी को जिता रहे हैं, फिर भी एग्जिट पोल जो है वो कुछ, जैसे मैंने कहा कि इंडिया टुडे का है, वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। टक्कर कांटे की है। वहां पर भी वसुंधरा को सामने लाने में लंबा समय लगा दिया इन्होंने, अलग अलग तरह के नेताओं को आगे किया। महेंद्र बालकनाथ योगी और वसुंधरा, ये दो आदमी मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर हो गई, टक्कर मतलब ये खड़े होकर लड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो मतदाता है, जो बीजेपी का वोटर है, उसके बीच में कंफ्यूजन हो गया। बड़ी संख्या में करीब 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिया था राजस्थान में। अब हम थोड़ा सा इसको एक बड़े एनालिसिस पे जाएं, स्टेट वाइज ना जाएं। छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ, बघेल साहब के मुकाबले जो है वो रमन सिंह को गायब ही कर दिया गया, उनको ढक्कन कर दिया रमन सिंह को, दूसरा कोई था नहीं जो बघेल को चुनौती देता, तो बघेल का जीतना तय हो गया। आंध्रा में जिसके कंधे पे खड़े हुए तो उससे ही पंगे लेने शुरू कर दिए, तो केसीआर और ये दोनों और कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर आ गए। ये तो राज्यों वाला हुआ। अब मध्य प्रदेश में पटवारी कांड और ये भर्ती के घोटाले, नौजवान, वहां मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का बहुत चलन है, सब लोग सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं, और वहां पे बहुत सारे धोखे लोगों के साथ हुए, व्यापम घोटाला, उसके कारण भी लोगों को नाराजगी थी। महाकाल लोक में जो मूर्तियां उड़ गई उससे भी असर पड़ा, पेशाब कर दिया दलित के ऊपर, उससे भी असर पड़ा। ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सब जगह मिला के आप कुछ भी बातें करें, एक बड़ा एनालिसिस ये आ रहा है कि मोदी जी के लिए खतरनाक है। बोले क्या? अगर मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं लड़ रहा था तो कौन लड़ रहा था? मोदी लड़ रहा था। कमलनाथ के मुकाबले मोदी, राजस्थान में मोदी, हर जगह मोदी 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 के नाम पर, मोदी अपने आप को फ्रंट पे रख के चल रहे थे। अब आई बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो राजस्थान में अगर गहलोत की सरकार है और उस राजस्थान में जिसमें 30 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, उसमें अगर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो नहीं था राज्य सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की दोबारा आ रही है, यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी था। राजस्थान में प्रो इनकम्बेंसी था, काफी हद तक। पर्याप्त हो ना हो ये नतीजे बताएंगे।
मध्य प्रदेश में जो प्रो इनकम्बेंसी शिवराज के लिए था उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए हुआ? तो आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसे लीडर के लिए हुआ जो हर जगह अपने को आगे लग रहा था, जो कह रहा था मेरे नाम पे वोट दो, जो ये कहता था ये मुझे गाली देते हैं, जो ये कहता था ये मुझे अपमानित करते हैं, और जिसको गालियां देते कर दूसरी पार्टियों ने वोट कमाया। आप अंदाजा लगाइए, मैंने आपको कहा था कि राहुल गांधी ने पनौती क्यों कहा, मोदी के अजीबोगरीब नाम क्यों रखे जा रहे हैं, उनको अपमानित क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जनता अब जो सीन है उसमें मोदी का मान मर्दन करने से खुश हो रही है। जनता को लग रहा है कि इनको हराओ, और वो इन नतीजों में भी दिख रहा है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकारों के खिलाफ होनी थी, वो राज्य सरकारों के खिलाफ नहीं होकर केंद्र के खिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि राज्यों के नतीजे कुछ नहीं होता। पिछली बार भी देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद तो 19 में तो जीते तो मोदी ही, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन पिछली बार के हालात और इस बार के हालात को समझिए। पिछली बार सड़क पर चलते फिरते ज्यादातर जो मोदी समर्थक थे वो खुल के एक बात कहते थे, ठीक है मान लिया मोदी गड़बड़ है, विकल्प क्या है, क्या ऑप्शन है? इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास विकल्प है। कांग्रेस पार्टी एक बड़े विकल्प के तौर पे उभर रही है, क्योंकि इन राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों में वो एक बड़ी ताकत बन के आ गई। यानी अब एनडीए बनाम इंडिया के साथ साथ जैसे एनडीए में बीजेपी एक बड़ा घटक है, वैसे ही इंडिया में कांग्रेस पार्टी बड़ा घटक बन के आने वाली है। इतने सारे सीटों के बाद, इतने सारे वोटों के बाद इंडिया में उसका वजन बढ़ने वाला है। राहुल गांधी को, जिसको पप्पू कहते थे, उस राहुल गांधी को पप्पू कहने भर से बीजेपी की दिक्कतें खड़ी हो रही है, और मोदी जी अब गंभीर आलोचना करने लगे राहुल गांधी की, अब मजाक नहीं उड़ाते हैं। उसके विपरीत मोदी जी को अगर कोई पनौती कह देता है, कोई कुछ कह देता है, मजाक उड़ा देता है, तो उनका ग्राफ और गिर जाता है। कर्नाटक में वो गए, बोल के आए मुझे 91 गालियां दी हैं, 91 बार गालियां दी हैं, और ये गाली तो मेरा टॉनिक है, गाली को खाने से मुझे ताकत मिलती है, ऐसी कुछ बोला था उन्होंने। उसके बावजूद हारे। तो एक सिलसिला, एक रैली है जो हार की चल रही है। और 2024 के पिछले बार के और आज के हालात को अगर आप मिलाएंगे, 2024 के हालात और 2019 के चुनाव के हालात अगर आप मिलाएंगे, तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। तब मोदी की कोई चुनौती नहीं थी, आज मोदी के पास एक मजबूत चुनौती है, मजबूत विकल्प है। राहुल गांधी सीरियस कंटेंडर बन के आया है। और इन एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिले हैं, दलितों के वोट कांग्रेस को मिले हैं, पिछड़ों के वोट कांग्रेस को मिले हैं, और महिलाओं ने भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा वोट दिए हैं। तो एक रुझान सेट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो ठाकुर वाला सीन था, अच्छा देखिए मोदी जी खुद कैसे हार मान रहे हैं, इसको अगर आपको देखना है, तस्वीर से मोदी जी गायब हैं, पिक्चर से एकदम गायब, आखिरी में गायब हो गए। और अगर आप जाएंगे आज तक पे जाए, दूसरे चैनलों पे जाएं, तो जब बीजेपी जीत रही होती है तो मोदी जी की फोटो लगी होती है बीजेपी की तरफ से, हार रही होती है तो नड्डा की लगा देते हैं। एग्जिट पोल में नड्डा ही नड्डा दिख रहे हैं। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि उसको एक नई स्ट्रेटजी तैयार करनी है। वो स्ट्रेटजी क्या हो? हिंदू मुसलमान एक मसला बचता है, और वो मसला बचता है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मानते हैं, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन होने भर से मोदी जी की कीर्ति और यश बढ़ जाएगा? नहीं। देखिए अयोध्या में जब पहली बार दिवाली हुई थी, इस बात को समझिए, तो काफी उत्साह था, काफी तस्वीरें उसकी साझा हुई थी, लोगों ने कहा था वाह क्या भव्य दिवाली हुई है, योगी योगी योगी। अभी जो सीन बन रहा है वो सीन बन रहा है कि राम मंदिर को लेकर, जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब तक बहुत ज्यादा उसको लेकर एक माहौल था, एक मोटिवेशन था। अब मंदिर मिल गया है। जब आपके पास में नहीं होता ना आईफोन, तब आपको बहुत लगता है कि भाई 1.5 लाख रुपए का फोन मेरे पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जब आप किडनी बेच के ले आते हो, या तो आपको लगता है बेकार ले लिया यार। 6 महीने में आपका, 4 महीने में वो आपकी उपलब्धि पूरी हो जाती है। मान के चलिए जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती आप बहुत पागल होते हैं, लग जाती है तो आपके लिए सामान्य बात हो जाती है। तो राम मंदिर का फैसला आने के बाद मंदिर बनने तक बीजेपी कितना ही सीन बना के रखे, लेकिन वो एक नॉर्मल सी हो गई है। अब
राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा, अब जो आरएसएस कह रही है यात्रा निकालिए, उपलब्धि दिखा दी, कुछ भी कर लीजिए आप, वो जुनून आ ही नहीं सकता जो अडवाणी की यात्रा में आया था। राम मंदिर मुद्दा रहा है, लेकिन एक मुद्दे को आप कितनी बार कैश करिएगा, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन चलेगा कुछ हिंदू मुसलमान वाले, और उसको चलाने के लिए या तो योगी का बुलडोजर टाइप का जो तरीका है वो इनके वोटर को पसंद आता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अन्य वोटर है जो इनके बाहर है, अपना वोटर तो आप कायम रख लोगे, उसको लूज करने से बचा लोगे काफी हद तक, डेडिकेटेड। जो फ्लोटिंग वोटर है, जो काम को देख के, माहौल को देख के वोट इधर से उधर करता है, एक तो वो है जिसको चाहे कुछ भी हो जाए हमको बीजेपी को ही देना है, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन जो ये कह रहा है कि नहीं भैया हम तो काम देखेंगे, हम तो अचीवमेंट देखेंगे, उसके लिए दिक्कत है। अब चारधाम प्रोजेक्ट में टनल फंस गई, अब टनल फंस गई, उसमें बहुत सारे सेफ्टी के इंतजाम करके टनल खोदी जाती है, निकलने के लिए इंतजाम करना पड़ता है, 3 टनल खोलनी पड़ती है, वो सब खोदी नहीं क्योंकि जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि मोदी जी उद्घाटन कर दें, वो भी अटक गया। तो मसला है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, जो एकमात्र अकेला मोदी जी के लिए हथियार हो सकता है। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश में टी राजा सिंह के नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, उसके प्रभाव के क्षेत्र में बीजेपी हार जाती है, जैसा कि 2-3 सीटों का ही वहां पर प्रोजेक्शन आ रहा है, तो बीजेपी को उस पर भी सोचना पड़ेगा। ये तो चल नहीं रहा है, दक्षिण हाथ से निकल गया, आंध्रा में दुर्गति हो गई, जो कुछ था वो भी चला गया हाथ से। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम हार रहे हैं आप, और मणिपुर के तनाव के बाद भी ये काफी हद तक कमजोर होने वाले हैं। असम में ध्रुवीकरण है, लेकिन उसको कितना बना पाएंगे ये एक बड़ा मसला है। योगी जी जो हैं वो चुनौती बन जाएंगे अब, क्योंकि योगी जी के पास हथियार है। महंत बाबा बालकनाथ, ऐसे कुछ नाम है उनका, जो राजस्थान में जिनको वसुंधरा के मुकाबले कैंडिडेट माना गया, वो महंत साहब जो हैं वो महंत बालकनाथ योगी, उनको वसुंधरा से ज्यादा लोग चाहते थे बीजेपी का मुख्यमंत्री, 10% लोग चाहते थे, वसुंधरा को 9% चाहते थे। तो क्या ऐसे लीडर उभर के आएंगे तो उस एजेंडे का क्या होगा जो अभी पिछड़ा और दलित की जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो कास्ट बेस्ड जनगणना की बात हो रही है, जिसको लेकर मैंने आपको कास्ट बेस्ड जनगणना पर जब एपिसोड बनाया था तब भी बता दिया था कि बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। अब प्रतीकात्मकता से काम नहीं चलेगा कि जात में दलित में जाके घर में जाके भोजन खा लिया, उससे नहीं चलेगा। तो आपको अब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी आदमी को आगे लाना पड़ेगा योगी जी के मुकाबले। उनको लाएंगे तो आपकी ये जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है ये जाएगी। तो मामला यह है कि हिंदू को अगर एक करोगे तो फंस जाओगे, और अगर हिंदू के अंदर आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करोगे तो आपने खुद ही उसके खिलाफ इतना जहर उगल दिया है इतना पिछले समय में कि आप अगर उस रास्ते पे जाओगे तो आपका वोटर आपको पसंद नहीं करेगा। रेल गई है फंस, और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में ठाकुर तो गियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।